आज मेरा नया जन्म हुआ है। अगर मैं ऐसा कहूँ तो कुछ गलत नहीं होगा। मैं एक खुश मिजाज जिंदा दिल लड़की कब इतनी निराशावादी और असुरक्षित हो गई पता ही नहीं चला। मैंने तो उसे हमेशा प्यार किया था और अपने रिश्ते को संभालने की पूरी कोशिश की, पर अब लगता है कि मैं रिश्ता संभाल नहीं रही थी बल्कि अपने आप को बेवकूफ़ बना रही थी। रिश्ता तो कभी था ही नहीं, जो कुछ भी था बस स्वार्थ था उसका, जो मुझे ऐसा घाव दे गया जिसके निशान मेरे मन और शरीर दोनों पर रहेंगे हमेशा हमेशा के लिए। अभी मैंने स्नातक ही किया था कि मेरी शादी की बात चलने लगी। रिश्ते की एक मौसी ने मेरे लिए इतना अच्छा रिश्ता भेजा कि माता पिता मना ही नहीं कर सके। वो मुझे देखने आए तो मुझे दिल में डर के साथ साथ एक गुदगुदी भी हुई। हमें कुछ देर एक दूसरे के साथ बिताने के लिए छोड़ दिया गया। रवि ने कहा, हाय कैसी हो? जी मैं अच्छी हूँ, आप कैसे हैं? कुछ देर पहले तो ठीक था, पर अब लगता है दीवाना हो चुका हूँ तुम्हारा। न चाहते हुए भी मुझे हंसी आ गई, मैं खुद को रोक नहीं सकी। रवि ने हंसते हुए कहा, कितनी सुंदर हंसी है तुम्हारी। कॉलेज के लड़के तो इस हंसी पर जान दे देते होंगे। मुझे क्या पता, मैंने कंधे उचकाकर कहा। लड़के वाले शादी के लिए तैयार थे, हमारे परिवार को भी रिश्ता मंजूर था। सो आनन फानन में 1 महीने के भीतर ही मैं ससुराल पहुंच गई। दिन भर की थकान से कब सो गई पता ही नहीं चला। रात में रवि ने झकझोर कर उठाया, आज हमारी सुहाग रात है और तुम सो रही हो। क्या अपने कॉलेज के बॉयफ्रेंड से बिछड़ने का गम खाया जा रहा है? चिंता मत करो, मैं तुम्हें उससे ज़्यादा प्यार करूँगा। उसने हंसकर कहा, पर यह मजाक मुझे भेद गया। मैंने कहा, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। रवि तुरंत ही पलटकर बोला, इम्पॉसिबल। आजकल तो बस सूरत से बस सूरत लड़की का चक्कर चल रहा है। फिर तुम कैसे बच गई? तुम तो एजुकेशनल कॉलेज में पढ़ी हो ही नहीं सकता कि तुम्हारा किसी लड़के से दोस्ती ना रही हो। कोई बात नहीं, पति और पत्नी के बीच कोई भेद नहीं रहना चाहिए। मेरी भी कुछ गर्लफ्रेंड थी, मैं तुमको उनके बारे में बताता हूँ और तुम मुझे अपने बॉयफ्रेंड के विषय में बताओ, ताकि कभी मेरी गर्लफ्रेंड मुझे या तुम्हारे बॉयफ्रेंड तुम्हें ब्लैकमेल ना करे। आप बार बार वही बात क्यों दोहरा रहे हैं? मैंने कहा ना, मेरा कोई बॉयफ्रेंड नहीं है। रवि ने कहा, अच्छा बाबा सॉरी, तुम सती सावित्री हो, पर मैं तो सत्यवान नहीं। पर अब मैं वादा करता हूँ कि मेरी जिंदगी में तुम्हारे बाद कोई नहीं आएगा। उसने मुझे गले लगा लिया और कुछ प्यार भरी बातें की, जिससे मेरा गुस्सा शांत हो गया। शादी के 1 महीने बाद मैं अपने पति के साथ दिल्ली शिफ्ट हो गई। शुरू में इस तरह के ताने सुनकर लगता कि ये सामान्य बात है। शायद सभी पति अपने पत्नी के पुराने आशिकों को लेकर इनसिक्योर होते हैं। पर फिर धीरे धीरे रवि मुझ पर, तुम उसी समय छत पर कपड़े सुखाने क्यों जाती हो जब सामने वाले बिल्डिंग में रहने वाला लड़का पढ़ाई करने छत पर आता है? रवि वो सुबह से शाम तक छत पर ही टहल टहल कर पढ़ता है। उसके एग्जाम चल रहे हैं और वो मुझसे 5 साल छोटा है। अच्छा, तो तुम्हें उसकी उम्र भी पता है? यानी कि तुम मोहल्ले वाले से बात करती हो मेरे मना करने के बावजूद भी। और तुम्हें तो छोटे लड़के ही पसंद है ना? क्यों, आपको ऐसा क्यों लगता है? रवि ने कहा, जाने दो, मेरा मुंह मत खुलवाओ। रवि की यह बात मुझे खल गई। नहीं प्लीज, मुंह खोल दो अपना, मैं भी तो सुनूं। आखिर आपने ऐसा क्या देख लिया कि जिससे आपके दिमाग में ये बात घर कर गई है? तुम्हारे मायके में भी तो आता है एक। अच्छा, वो संतोष, वो मेरे छोटे भाई की तरह है। मैं उसे ट्यूशन पढ़ाती थी। ऐसे मुंह बोले भाई बहन बहुत देखे हैं मैंने। उसने मुझे झिड़क कर कहा। बात आगे ना बढ़ने के उद्देश्य से मैं हमेशा चुप हो जाती और शायद मेरी चुप्पी ही उसे स्वीकृति लगती थी। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं उसे यकीन दिलाने के लिए क्या करूं। मैं अपने घर जाती तो वो वहाँ से भी मुझे कठपुतली की तरह नचाता। वो हमेशा शक करता रहता। जब भी फोन करता तो कहता, कहाँ हो? घर पर। आवाज़ तो गाड़ियों की आ रही है। क्या तुम कहीं घूमने निकली हो? अपने आशिकों से मिलने गई होगी। मेरा घर सड़क के किनारे है, यहाँ गाड़ियों की आवाज़ नहीं तो क्या सुनाई देगा। वो हंसते हुए बात को टाल देता और कहता, यार तुम तो बुरा मान जाती हो, मैं बस मजाक कर रहा हूँ। अच्छा, घर पर हो तो सासू माँ से बात करा दो। मैं जानती थी वो सिर्फ कंफर्म करने के लिए माँ से बात करना चाहता है,
कि मैं दिन भर कहीं गई तो नहीं। मेरी भोली माँ उसे सब बता देती कि मुझसे मिले संतोष आया। मैं अपने घर के बगल में रहने वाली फ्रेंड के घर गई और ये बातें मुझे दिन रात सुनाई जाती। मैं मायके जाने से डरने लगी। मेरे फोन रिकॉर्ड चेक किए जाते और रिकॉर्ड किए जाते। अड़ोस पड़ोस की औरतें से भी बात करने की मनाही थी। अब तो मायके जाने को भी नहीं मिलता, या जाती तो पति के साथ जाती और उसी के साथ वापस आ जाती। मैंने जब रवि से कहा कि मैं अभी बच्चा संभालने के लिए तैयार नहीं हूँ, इसीलिए मैं माँ नहीं बनना चाहती, इस बात के लिए उसने मेरी माँ, मेरी चाची और मेरी मामी सबको फोन मिला डाला। माँ जी आप ही बताइए, क्या मैं आपको इतना निकम्मा लगता हूँ कि मैं अपने बच्चे का परवरिश नहीं कर सकता? मल्टीनेशनल कंपनी में सॉफ्टवेयर इंजीनियर हूँ। मेरे परिवार वाले भी बच्चे का मुंह देखने को तरस रहे हैं। आखिर घर का सबसे बड़ा बेटा हूँ। और एक कहती है मैं माँ नहीं बनना चाहती। कहीं मैं अपने घर वालों को ये बात बता दूँ तो हड़कंप मच जाए। पर मैं नहीं चाहता कि मेरी पत्नी के विषय में कोई गलत धारणा बनाए, इसीलिए मैंने सारा इल्जाम अपने ऊपर ले लिया। वो हमेशा मुझे दोषी ठहराकर खुद मासूम बन जाता। मेरी माँ, मौसी और चाची सबने मिलकर मुझे यही सलाह दी कि पहले बच्चे को तो लेकर ससुराल में सभी को बहुत आशाएं होगी, उन्हें मत तोड़ो। और आखिर में गर्भवती भी हो गई। यूँ तो मेरी सास कभी मुझे फोन नहीं करती थी, पर जब भी करती तो बस यही ताना मारती कि मैंने उनका बेटा उनसे छीन लिया। मैं खुद नहीं जानती कि मैंने ऐसा कैसे और कब किया। उस दिन पड़ोस की एक भली औरत जो कभी कभी मुझसे हालचाल ले लिया करती थी, वो मेरे घर आ गई। अरे सुनीता, तेरा कौन सा महीना चल रहा है? 6ठा महीना। अच्छा ठीक है, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो बताना, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास ले चलूंगी। रवि तो अक्सर घर पर रहता नहीं है, ऐसे में कभी भी कुछ भी जरूरत पड़ सकती है। अपने आप को कभी भी अकेला मत समझना। रवि का नेचर तो बहुत ही अच्छा है। वो तो मुझे भाभी बोलता है और बड़े प्रेम से पेश आता है, वरना यहाँ दिल्ली में किसके पास किसी से हंसकर बात करने की फुर्सत है। भगवान तुम दोनों को सदा खुश रखे। सुनीता, आज कोई आया था क्या? सिंक में पड़े चाय नाश्ते के प्लेटों को देखते हुए रवि ने पूछा। हाँ, बगल की सीमा भाभी आई थी। क्यों, तुमसे मना किया था ना कि दिल्ली के लोग बहुत धूर्त और चालाक होते हैं। ये सब औरतें दुष्ट और चरित्रहीन और मूर्ख हैं, इनसे दूर रहो। और उस सीमा भाभी का तो पड़ोस में रहने वाले लड़के से अफेयर चल रहा है। ये बात सारा मोहल्ला जानता है। पति के जाते ही उसे घर बुला लेती है। और फिर मैंने तुम्हें उसके बारे में पहले भी बताया था कि वो तो मुझे भी लाइन मारती है, फिर भी तुमने उसके जैसी औरत को घर में बुलाकर चाय नाश्ता कराया। पर वो तो आपकी बहुत तारीफ कर रही थी और मुझे प्रेग्नेंट देखकर कह रही थी कि कोई जरूरत हो तो बताना। अच्छा, मेरी तारीफ तो करेगी ही, मुझे फंसाना जो है। क्या तुम्हें लगता है कि वो तुम्हारा ख्याल मुझसे बेहतर रख सकती है? मैंने ऐसा तो नहीं कहा, पर कोई आ जाए तो क्या भगा दूं? हाँ बिल्कुल भगा दो। तुम्हारा पति मैं हूँ, वो नहीं। किसी भी बाहरी व्यक्ति से फालतू मेल जोल बढ़ाने की जरूरत नहीं है। यहाँ की औरतें सब शराबी और बदचलन हैं, और मैं नहीं चाहता कि मेरी भोली भाली पत्नी भी उनके रंग में रंग जाए। सुनीता, तुम बहुत सीधी सादी और भोली हो। तुम्हें मैं दुनिया की बुराइयों से बचाना चाहता हूँ, इसीलिए थोड़ी सख्ती बरतता हूँ। कोई बात नहीं, पर आज के बाद वो औरत आए तो बाहर से ही उसे हालचाल देखकर कोई बहाना बनाकर भगा देना। ये कहकर उसने मेरे चेहरे को अपने दोनों हाथों में लिया और मेरे माथों पर चुंबन किया। जब मैं तर्क देती तो वो मुझे इसी तरह निशस्त्र कर देता था। मुझे समझ में नहीं आता था कि मैं ऐसा क्या करूं कि वो नाराज ना हो, दुखी ना हो और परेशान ना हो। मेरी माँ भी मुझे फोन करती तो मैं गिनी चुनी बात करके फोन जल्दी से रख देती। सीमा भाभी को भी मैंने बाहर से ही टरकाना शुरू कर दिया। आखिर उन्होंने भी हार मान ली और मेरे घर आना छोड़ दिया। मेरा 8वां महीना चल रहा था जब एक दिन घर की डोरबेल बजी। ये रवि के आने का समय नहीं था। दिल धड़क गया कि कौन होगा, कहीं सीमा भाभी तो नहीं। दरवाजा खोलते ही एक जाना पहचाना चेहरा दिखा, पर कुछ याद नहीं आया कि ये कौन है। तेरे बचपन की फ्रेंड भूल गई या मेरा नया रूप देखकर कंफ्यूज हो गई? उसने उसी चिर परिचित अंदाज में मटक कर कहा। छाया मेरे बचपन की सहेली थी। हम एक ही स्कूल, एक ही कॉलेज में पढ़े थे। हमारे घर भी आसपास ही थे। हमारा बचपन और किशोर अवस्था एक दूसरे के घरों में ही बीता है।
उसे देखकर उसे गले लगाने की तेज इच्छा हुई, पर औपचारिक मुस्कान देखकर मैंने डरते हुए उसे भीतर आने के लिए रास्ता दिया। वाह यार, घर तो तेरा बहुत बढ़िया है। तेरा पति खूब कमाता होगा, वरना दिल्ली में अपना घर होना कोई छोटी बात तो नहीं। और कैसी है? तू बैठ, मैं चाय लेकर आती हूँ। मैं जल्दी से उसे टरकाना चाहती थी। क्या यार, क्या अब हम इतने दूर हो गए हैं कि तू मुझे मेहमानों की तरह चाय नाश्ता कराएगी? मैं खुद बना लूंगी, तू तो यहाँ आकर बैठ मेरे पास। छाया ने मुझे खींचा और सोफे पर पसर गई। वो मुझे अपने दिल्ली शिफ्ट होने की कहानी सुना रही थी, पर मेरा ध्यान कहीं और ही था। छाया ने मेरा उड़ा हुआ रंग देखकर कहा, सुनीता क्या बात है? कुछ नहीं, बस कुछ तबीयत ठीक नहीं है। मैंने साफ साफ झूठ बोला था। छाया ने मुझे गले लगा लिया। मुझसे झूठ बोलकर तुझे लगता है कि तू बच जाएगी, पर तू नहीं जानती, तू कांप रही है। मैं एक डॉक्टर की बेटी हूँ, भूल गई? पापा ने यहीं एक क्लिनिक शुरू किया है, मैं भी उनके साथ प्रैक्टिस करती हूँ। मैं पहले भी तेरे दिल में साफ झांक सकती थी। तुझे पढ़ने के लिए मुझे पीएचडी करने की जरूरत नहीं है। मेरा रोका हुआ बांध टूट गया और मैंने बेज्ञानी से उसे सब कुछ बता दिया। छाया, ये लोग परजीवी की तरह होते हैं जो दूसरों का खून चूस कर जीते हैं। तम पिचास की तरह ये लोग भी जब तक हमारे आसपास रहते हैं हमारी सारी खुशियाँ चूसते रहते हैं, और बस दुख भरी यादें ही हमारे पास रह जाती है। तेरी माँ को कुछ शक था, इसीलिए जब हम लोग यहाँ शिफ्ट हुए तो उन्होंने तेरा पता मुझे दिया और कहा कि मैं तुमसे कभी कभी मिल आया करूं। अभी तेरा बच्चा इस दुनिया में आया भी नहीं है, अभी भी समय है। क्या तू उसे इस माहौल में जन्म देगी? मैंने ऐसे लोगों को करीब से देखा है। एक बार बच्चा हो गया तो इस जाल से निकलना और भी मुश्किल होगा। जब कभी तू इनसे दूर जाना चाहेगी तब समाज में दूसरी औरत तुझे यकीन दिलाएगी कि बेटा, अपने बच्चे का मुंह देखकर जी। अब तेरे बच्चे बड़े होंगे तब तेरे अच्छे दिन आ जाएंगे, पर यकीन मान, तू इंतजार करती रह जाएगी और अच्छे दिन कभी नहीं आएंगे। ये लोग बच्चों में उनकी माँ के प्रति भी जहर भर देते हैं। निर्णय लेने का सही समय है। कम से कम तू अपने बच्चों की नज़रों में तो नहीं गिरेगी। तो मैं क्या करूं? देख सुनीता, कड़े फैसले लेने होंगे। तू अपने पति की पत्नी नहीं बल्कि उसका भोजन है। तुझे खुद को मजबूत करना होगा और उससे पीछा छुड़ाना होगा। तुझे अपनी जिंदगी जीने का पूरा हक है। अपने लिए नहीं तो अपने बच्चे के लिए इस नर्क से निकलना होगा। हम सब तेरे साथ हैं। तू मेरे घर चल, मैं तुझे अपने पापा के क्लिनिक में जॉब दिला दूंगी। वो तुझे धमकियां देगा, डराएगा, बुरा भला कहेगा, पर वो खुद बहुत कमजोर है। यकीन मान, तेरा डर ही उसे ताकत दे रहा है, वरना वो किसी खरगोश को भी नहीं मार सकता। छाया ने बहुत देर तक मुझे कहानियां सुनाई और मुझे अपने पति से तलाक लेकर नया जीवन शुरू करने का सुझाव दिया। मैं उसी समय अपना सामान बांधकर वहां से चली गई। उसके बाद शुरू हुआ मेरे और मेरे परिवार के लिए भयंकर त्रासदी का दौर। वो दिन भर मेरे घर वालों को और मुझे धमकियां देता। इस बीच मैं एक बच्ची की माँ भी बन गई। मैंने उसका फोन ब्लॉक पर लगाया, पर छाया ने हटवा दिया, यह कहकर कि उसकी धमकियां कोर्ट में उसके खिलाफ काम आएगी। रवि मुझे धमकी देता कि मैं तेरे जैसी घटिया औरत और उसकी नाजायज औलाद को एक फुटी कौड़ी नहीं दूंगा। मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस तुम मेरा पीछा छोड़ दो, मैं अपनी बच्ची खुद पाल लूंगी। तू और तेरी बेटी दोनों कोई घटिया काम करके ही पेट पाल सकती हो। तू नहीं जानती समाज में अकेली औरत की क्या दुर्गत होती है। तेरी बेटी को भी लोग हमेशा बुरी नज़र से ही देखेंगे और बड़े होते होते वो भी तेरी तरह घटिया औरत बन चुकी होगी। अभी भी वक्त है, लौट आओ सुनीता, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। मैंने कभी भी तुम पर हाथ नहीं उठाया, वरना कई पति अपनी पत्नियों के साथ कैसी बर्बरता करते हैं। हो सकता है मैंने कभी कभी तुमसे सख्ती बरती हो, पर मैं माफ़ी मांगता हूँ और तुम्हारे साथ नई शुरुआत करना चाहता हूँ। वो मेरी भी बच्ची है, उसे अपने पिता का भी प्यार मिलना चाहिए। मैं उसे राजकुमारी की तरह रखूँगा। वो अचानक गर्म और अचानक नरम हो जाता, ऐसे रोने लगता कि पत्थर भी पिघल जाए, पर मैं नहीं पिघली। अभी कुछ देर पहले ही तुमने उसे नाजायज पुकारा था। इतना सुनते ही वो अपने लैंग्वेज पर उतर आया। उसे मेरा पलटकर जवाब देना बर्दाश्त नहीं हुआ। रवि चीखता रहा और मैंने फ़ोन को एक तरफ रख दिया। मैं फ़ोन नहीं काटती थी क्योंकि छाया के अनुसार
उसकी धमकियाँ कोर्ट में हमारे फेवर में काम आएगी। आज तलाक के पेपर्स हाथ में लेकर मैं बता नहीं सकती कि मैं कितना हल्का महसूस कर रही हूँ। तो दोस्तों, कैसी लगी ये कहानी कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। फिर मिलेंगे दोस्तों अगली वीडियो के साथ। तब तक के लिए अपना ख्याल रखना।